हेलो स्टूडेंट, तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में अपना टॉपिक चल रहा है मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं किसके बारे में भी, युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें निर्माण होता है किसका, नर युग्मकोद्भिद का और मादा युग्मकोद्भिद का। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो लघु बीजाणु होते हैं उनके द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक है युग्मकोद्भिद में ही क्या है कि भाई गुरु बीजाणु पढ़ेंगे, और गुरु बीजाणु के द्वारा ही क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, परिवर्धन होता है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है क्या है, मार्सिलिया। मार्सिलिया में हम पढ़ रहे हैं युग्मकोद्भिद, और युग्मकोद्भिद में भी हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु। टॉपिक का नाम क्या है भाई, गुरु बीजाणु व मादा युग्मकोद्भिद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु के परिवर्तन द्वारा ही क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गुरु बीजाणु की। तो हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि भाई ये क्या है, गुरु बीजाणु है। ठीक है, गुरु बीजाणु है और ये कैसा होता है, अंडाकार होता है। गुरु का मतलब होता है बड़ा, वृहत। तो ये कैसा होता है, वृहत या बड़ा। कैसा होता है, अंडाकार होता है, ओवल शेप में होता है, अंडे के आकार का होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, एक तो पेपिला पाया जाता है। ठीक है, कि भाई जो सबसे बाहर तो क्या होती है, बीजाणु भित्ति होती है, गुरु बीजाणु की बीजाणु भित्ति। और ये जो भित्ति होती है दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य भित्ति, ठीक है, एक अंदर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं आंतरिक भित्ति या भीतरी भित्ति। बीजाणु भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, दो भागों में विभाजित होती है, बाह्य भित्ति, और ये होती है इसकी आंतरिक भित्ति। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो गुरु बीजाणु होता है, इसका जो अग्र सिरा, जैसे जो सिर से सिरा होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ है पेपिला होता है। अभी अग्र सिरा वही क्या होता है, पेपिला होता है। और पेपिला के अंदर क्या पाया जाता है, जो गोल हमने दिखा रखा है क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। पेपिला के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब इसके अलावा पेपिला के नीचे आधारी भाग में क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए थे, स्टार्च कण पाए जाते हैं। तो ये होती है गुरु बीजाणु की संरचना। तो गुरु बीजाणु में हम लिखते हैं कि प्रत्येक गुरु बीजाणु वृहत मतलब बड़ा, अंडाकार, वृहत अंडाकार, हरे रंग की संरचना होती है, हरे रंग की संरचना होती है। बीजाणु के अग्र सिरे पर क्या पाई जाती है, पेपिला पाई जाती है। बीजाणु के अग्र सिरे पर पेपिला पाई जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि इसमें क्या बात है, बीजाणु भित्ति होती है, वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो बीजाणु भित्ति मोटी होती है। ठीक है, जो बीजाणु भित्ति होती है दो भागों से बनी होती है। कौन कौन से, एक तो बाह्य भित्ति और एक आंतरिक भित्ति। तो बीजाणु भित्ति दोहरी, बाह्य भित्ति एक्साइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वे आंतरिक भित्ति मतलब अंतः भित्ति, अंदर की तरफ अंतः भित्ति जिसको हम बोलते हैं इंटाइन से बनी होती है। ठीक है, इसमें जो पेपिला वाला जो भाग होता है, इसमें क्या होता है, जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पेपिला वाले स्थान पर बाह्य भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब इसके बाद बताया था कि भाई जो पेपिला होता है इसके जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो पेपिला के
पैपिला के नीचे कोशिका द्रव्य में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा, पैपिला के नीचे क्या होता है, आधारी पदार्थ, और आधारी पदार्थ जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टार्च कण पाए जाते हैं। जैसे लिख भी रखा है कि इसमें जो कंप्लीट क्या होता है, आधारी भाग, इसमें क्या होता है, स्टार्च कण पाए जाते हैं। तो आधारी भाग में स्टार्च कण उपस्थित होते हैं। यहां तक क्लियर है। ये तो हो गई गुरु बीजाणु की बात। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुरु बीजाणु होता है उसके द्वारा जो मादा युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अब इसमें अपना जो टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। का परिवर्धन या डेवलपमेंट, विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें हमने देखा है कि भाई जो गुरु बीजाणु होते हैं इससे जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है लगभग इसमें 12 से 15 घंटे लगते हैं। तो इसमें जो पैपिला जो कोशिका होती है, ठीक है, जो पैपिला जो भाग होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है, ये जो गुरु बीजाणु होता है इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है, फिर 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो केंद्रक विभाजन हो 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। आगे दिखा रखा है कि इसमें 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो बनती है एपिकल सेल, दूसरी बनती है बेसल सेल। ठीक है, एपिकल सेल को हम बोलते हैं भाई शीर्षस्थ कोशिका या शीर्ष कोशिका। पैपिला में क्या हुआ, केंद्रक विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनी। ऊपर की तरफ जो बनती है कौन सी बनती है, शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल, और जो नीचे की तरफ होती है बेसल सेल, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं प्रोथेलियल सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलियल सेल या आधारी कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब जो शीर्षस्थ कोशिका होती है कहाँ होती है, पैपिला भाग में ऊपर की तरफ ही होती है। और जो बेसल सेल, प्रोथेलियल जो सेल होती है फिर क्या करती है, ये नीचे की तरफ चारों तरफ जो क्या पाया जाता है, इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, या स्टार्च कण पाए जाते हैं, इनको क्या होता है, घेरे हुए रहती है चारों तरफ से। तो इसमें हम लिखेंगे अंकुरण के समय केंद्रक में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, केंद्रक में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल व एक बड़ी आधारी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलियल सेल, प्रोथेलियल सेल का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि इसमें जो शीर्षस्थ कोशिका होता है पैपिला में सीमित रहती है। शीर्षस्थ सेल पैपिला में सीमित रहती है, मतलब इसी के अंदर रहती है। ठीक है, जबकि जो प्रोथेलियल जो कोशिका होती है तथा प्रोथेलियल कोशिका संपूर्ण गुरु बीजाणु को घेरे रहती है, संपूर्ण गुरु बीजाणु को घेरे रहती है। ठीक है, संपूर्ण हमने बताया था इसके अंदर जो स्टार्च कण या कोशिका द्रव्य पाया तो उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, कौन सी, बेसल सेल। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने उसमें नर युग्मकोद्भिद में पढ़ा कि भाई जो बेसल सेल होती है या जो प्रोथेलियल जो सेल होती है विभाजन नहीं लेती है। ठीक है, कौन, एपिकल सेल ही क्या करती है, आगे विभाजन लेती है, जिसके द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें किसके द्वारा, एपिकल सेल के विभाजन द्वारा। तो प्रोथेलियल सेल विभाजन नहीं लेती है, केवल कौन सी कोशिका लेती है, शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है, छोटी शीर्षस्थ कोशिका विभाजन लेती है और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। शीर्षस्थ कोशिका मादा युग्मकोद्भिद का
निर्माण करती है। ठीक है, अब प्रोथेलियल सेल फिर आगे विभाजन लेते हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसका जो काम, जो मुख्य काम होता है, क्या होता है? जो युग्मकोद्भिद होता है उसको पोषण प्रदान करना होता है। तो प्रोथेलियल सेल मादा युग्मकोद्भिद को पोषण प्रदान करती है। मादा युग्मकोद्भिद को पोषण प्रदान करती है। तो यहां तक क्लियर है? दो सेल बनी, एपिकल सेल, प्रोथेलियल सेल। ये विभाजन नहीं लेती, केवल शीर्षस्थ कोशिका विभाजन लेती है और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। प्रोथेलियल सेल इसको क्या करती है? मादा युग्मकोद्भिद जो निर्माण होता है आगे उसको क्या करती है? पोषण प्रदान करने का काम करेगी। उसके बाद हमने क्या बताया कि भाई शीर्षस्थ कोशिका में क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका में, शीर्षस्थ सेल में 3 उदग्र विभाजन होते हैं। 3 उदग्र विभाजन होते हैं। इन विभाजनों से एक केंद्रीय कोशिका व 3 पार्श्व कोशिकाएं बनती हैं। वे 3 पार्श्व सेल्स, लैटरल सेल्स बनती हैं। कि मतलब कि भाई इसमें विभाजन हुआ शीर्षस्थ कोशिका में, इसमें क्या? तिर्यक विभाजन। ठीक है, तो जिसमें एक तो क्या बनती है? सेंट्रल कोशिका, आधार कोशिका। अब उसके बाद जो 3 में क्या बनती है? पार्श्व कोशिकाएं, मतलब साइड में बनती हैं। 3 पार्श्व कोशिकाएं, एक केंद्रीय कोशिका होती है। तो उसके बाद जो केंद्रीय कोशिका होती है इसमें दोबारा से पुनः विभाजन होता है। केंद्रीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से एक बेसल सेल, एक आधारी कोशिका व ऊपर की ओर स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका का विभेदन होता है। कोशिका का विभेदन होता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, भाई शीर्षस्थ कोशिका में 3 क्या हुए? विभाजन हुए, जिससे एक सेंट्रल कोशिका और 3 पार्श्व कोशिकाएं बनती है। उसके बाद जो सेंटर जो कोशिका होती है दोबारा से क्या होती है? विभाजन लेती है। तो सेंटर जब कोशिका क्या होती है? विभाजन लेती है, तो उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं केंद्रीय कोशिका से। जो बाहर की ओर या ऊपर की ओर जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी प्रारंभिक बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ बनती है उसको हम बोलते हैं कौन सी? बेसल सेल या आधारी कोशिका का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद जो स्त्रीधानी जो प्रारंभिक होते हैं, इस कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है भी। स्त्रीधानी प्रारंभिक परिणतिक विभाजन द्वारा एक बाह्य प्राथमिक आवरण कोशिका व एक सेंट्रल सेल, मतलब केंद्रीय कोशिका बनाती है। ठीक है, कि स्त्रीधानी जो प्रारंभिक होता है इसमें फिर से क्या होता है? एक विभाजन होता है, जिससे फिर क्या बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है, 1 से 2। जो बाहर की तरफ बनती है तो प्राथमिक आवरण कोशिका, ये बाहर की ओर जो होती है प्राथमिक आवरण कोशिका बनाती है। और एक इसमें क्या होता है? सेंट्रल कोशिका का निर्माण होता है। अब इसके बाद जो बाहर की तरफ जो बनती है क्या? प्राथमिक आवरण कोशिका, उसमें विभाजन होते हैं। तो प्राथमिक आवरण कोशिका 2 अपनत विभाजन द्वारा, 2 अपनत या अपनतिक विभाजन द्वारा 4 ग्रीवा प्रारंभिक बनाती है। ग्रीवा कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन से ग्रीवा सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन से
अनुप्रस्थ विभाजन से चार चार कोशिकाओं के, चार चार सेल्स के दो टीयर्स, दो टीयर्स मतलब समूह की ग्रीवा का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो केंद्रीय कोशिका होती है उसमें विभाजन होता है। केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ऊपरी प्राइमरी, ऊपर की ओर प्राथमिक नाल कोशिका व निचली प्राथमिक अंडधा सेल बनाती है। ठीक है, अब जो प्राथमिक जो नाल कोशिका है, प्राथमिक नाल सेल अविभाजित रहकर, अविभाजित रहती है। फिर क्या बनाती है? ग्रीवा नाल कोशिका, ग्रीवा नाल सेल का कार्य करती है। ठीक है, और प्राथमिक अंड कोशिका से, प्राथमिक अंडधा कोशिका से, सेल से अनुप्रस्थ विभाजन से, अनुप्रस्थ विभाजन से एक अंडधा नाल कोशिका, एक अंडधा नाल कोशिका व एक अंड का निर्माण होता है। अब उसके बाद हमने बताया था कि भाई ये प्रारंभिक स्त्रीधानी प्रारंभिक विभाजन होता है तो क्या बनता है? प्राथमिक आवरण कोशिका और दूसरी सेंट्रल सेल। तो जो प्राथमिक आवरण जो कोशिका होती है, ये वाली जो बाहर की ओर जो कोशिका होती है, इसमें क्या होता है? विभाजन होते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या बनती है? चार ग्रीवा प्रारंभिक बनाती है, ये चार ग्रीवा प्रारंभिक प्राथमिक सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ग्रीवा कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन चार चार कोशिकाओं के दो टीयर्स बनते हैं। तो इसमें फिर 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ तक का, 1 2 3 4 यहाँ तक का क्या बनाती है? फिर ये नेक भाग मतलब ग्रीवा भाग बनाती है। स्त्री धानी का क्या बनाती है? ग्रीवा भाग बनाती है। तो चार चार कोशिकाओं के दो टीयर्स, एक इधर और दूसरा इधर बनाती हैं। इसके बाद जो सेंट्रल जो सेल होती है, अंदर की जो सेल होती है इसकी ये वाली, इसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो फिर इससे भी दो कोशिकाएं बनती हैं। दो कोशिकाएं क्या बनती हैं? एक तो जो बनती है प्राथमिक नाल कोशिका, जैसे डायग्राम में हम यहाँ दिखा देते हैं कि भाई ये एक सेंट्रल सेल, इसमें विभाजन हुआ अनुप्रस्थ विभाजन, इससे क्या बन गई? दो कोशिकाएं बन गई। ठीक है, जो ऊपर की तरफ होती है कौन सी होती है? प्राथमिक नाल सेल, और जो नीचे होती है क्या होती है? अंडधा सेल। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो प्राथमिक जो नाल कोशिका होती है ये कैसी होती है? अविभाजित रहती है। ठीक है, ये कैसी होती है? मतलब ये विभाजन नहीं करती और आगे फिर ये चलकर क्या बनाती है? ग्रीवा नाल बनाती है, नेक कैनाल बनाती है, जो मतलब जो ग्रीवा भाग होती है इसमें नाल बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो अंडधा जो कोशिका होती है, अंडधा कोशिका दूसरी प्राथमिक अंडधा कोशिका होती है, इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। ये वाली जो कोशिका होता है इसमें विभाजन हो गया है यहाँ पे आगे, और फिर ये वेंट्रल कैनाल सेल है, इसमें क्या होता है? जैसे ये है वेंट्रल कैनाल सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडधा नाल कोशिका। इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। इससे फिर दो कोशिकाएं बनी, एक तो बनती है कौन सी? यहाँ अंडधा कोशिका, और एक क्या बनता है? एग मतलब अंड का निर्माण होता है। अंडधा नाल कोशिका जब विभाजन लेती है तो एक बनती है अंडधा कोशिका बनती है, विभाजन लेगी अंडधा कोशिका बनाती है, और दूसरी क्या बनाती है? एग का निर्माण करती है। इस प्रकार मादायुगोद भी जो होता है क्या होता है? स्त्रीधानी होता है, और स्त्रीधानी में किसका निर्माण होता है भाई? एग का मतलब अंड का, और अंडधा नाल कोशिका का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं अंडधा या एग अंड का निर्माण होता है।